अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शो विदाउट नेम। और पिछले हफ्ते छुट्टी हो गई जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इससे पहले कि हम फॉर्मली आगाज़ करें शो का, अगर किसी ने बिलक बिलक के रोना है फेडरर के रिटायर होने पे तो अभी कर ले, ताकि फिर हम शुरू। बिल्कुल। लाइक एक होता है लाइक जिन स्पोर्टिंग आइडल्स होते हैं जिनको आपने छोटे से जब आप उम्र में होते हैं उनको बड़े होते हुए देखा होता है खेलते हुए, और आप उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं और आपको रियलाइजेशन होती है कि कभी ना कभी तो इनका एरा ख़त्म होगा, बट वो तब तक आपको प्रैक्टिकली हिट नहीं करता जब वो वाकई में रिटायर हो जाते हैं। और वही सेम फीलिंग मेरे साथ भी है कि जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की तो वो बिल्कुल लगा, ऑल्दो पता था कि पिछले एक आध साल से वो आउट ऑफ एक्शन थे, तो ही वोंट प्रॉब्ली कम बैक, उनकी इंजरी और एज का मसला था। लेकिन फिर भी आपको फील होता है कि एक बहुत बड़ा लॉस है आपका पर्सनल लेवल पे कि आप एक इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन को दोबारा लाइव नहीं देख सकेंगे। और ये तो सब लोग बात करते हैं कि उन्होंने इतने टाइटल्स जीते और इतना किया, पर जो मुझे सबसे बेहतरीन फेडरर के बारे में चीज़ लगती थी वो उनका ह्यूमन एस्पेक्ट था। लाइक हम अक्सर सुनते हैं लाइफ में कि दैट गुड गाइज ऑलवेज फिनिश लास्ट, या वो अच्छा नहीं उनके साथ ज़िंदगी में होता, पर ही वॉज लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ के गुड गाइज ऑल्सो विन थिंग्स। लाइक ही वॉज लाइक अ प्रॉपर गुड गाय जिसका कोई कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं होंगी अगर आप उनका सारा कैरियर उठा के देखें। सिर्फ जो अर्ली स्टेजेस में उनके थोड़े टेम्परामेंट के प्रॉब्लम्स थे, पर उसके अलावा यू वॉन्ट सी के कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी आपको नज़र आए उनके कैरियर में। सो दैट्स व्हाट आई हैड टू से। इसमें कुछ ऐड तो नहीं करूँगा। नहीं, आई थिंक उस दिन रेहान साहब बड़ा अच्छा रोल गए थे इसके ऊपर, रेहान और माहौल। तो मैं उस पर तो कुछ ऐड नहीं कर सकता, बस एक ही रिग्रेट है ज़िंदगी की, कभी लाइव नहीं देखा। तो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको रियलाइज़ हो रहा होता है कि जब ऐसे मोमेंट पे कि आप थ्रू आउट ज़िंदगी यही सोच रहे होते कि कभी ना कभी मौका मिलेगा, और आप जिस रियलाइज़ हुआ है कि बेसिकली मिलेगा तो सीनियर टूर पे मिलेगा। तो नुसरत अली खान को लाइव सुना था? वही वो इससे पहले जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिग्रेट है वो यही है। हाँ, तो चलो कोई नहीं फिर। लाइक मेरी ये दोनों रिग्रेट्स हैं, लेकिन मैं नुसरत अली खान को भी लाइव सुना और फेडरर को लाइव देखा। अच्छा, ये मैं अक्सर बचपन से सुनता आ रहा हूँ एक नाम बारसा। ये मॉर्टल कॉम्बैट का कोई कैरेक्टर है या क्या है? बेसिकली बारसा फुटबॉल क्लब है, मेसी खेलता रहा है और पिछले काफ़ी अर्से से बहुत अच्छा क्लब रहा है, हिस्टोरिकली भी ट्रॉफीज़ और स्पेनिश फुटबॉल का बहुत बड़ा जायंट है। तो अभी पिछले कुछ अर्से से इनका थोड़ा मेसी के जाने के बाद से स्पेशली थोड़ा बैड पैच आप कह लें। नहीं, उससे पहले शुरू हो गया उससे था, वो किसी वजह से उसको देना पड़ा था। सो वो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन अब जब से उनके मैनेजर चेंज हुए हैं, चावी जो फॉर्मर बारसा स्टार हैं वो आए हैं, तो तब से यू कैन सेंस के एक थोड़ी उनकी इम्प्रूवमेंट शुरू हुई है। वो तो पिछले सीज़न में नज़र आने लगी थी कि उन्होंने जो सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 56 पॉइंट्स उन्होंने जो चावी ने गेम्स मैनेज की थी उसमें अचीव किए थे। सो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट आने लगे थे। फिर समर जो ब्रेक थी जिसमें ट्रांसफ़र विंडो थी उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और यू कुड सी के एक प्रॉपर प्लान है कि एक तो वो अभी शॉर्ट टर्म सक्सेस की तरफ भी देख रहे हैं कि उन्होंने लेवेंडोस्की और इस तरह की जो बिग नेम साइनिंग्स हैं वो की हैं, जिससे वो चाहते हैं कि इस साल वो कोई ना कोई ट्रॉफ़ी को करें टारगेट। और साथ ही उनके जो यंगस्टर्स हैं उनकी भी वो बेसिस पे जो है टीम बिल्ड करना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म, और जिस तरह पेड्री है और गावी है उनके अराउंड वो एक अच्छी फॉरवर्ड लुकिंग टीम बना सके। जहाँ तक उनकी जो डिफेंस की बात है वो ये है कि उनका डिफेंस ऑलरेडी अच्छा था, पर उन्होंने उसको ज़्यादा रिवैम्प किया, बिकॉज लास्ट सीज़न जो है इन्होंने थर्ड लेस गोल्स कंसीड किए थे आफ्टर मैड्रिड और विलारियल। सो लाइक उन्होंने देखा है कि हम आंड्रे क्रिस्टियनसन की जो है साइनिंग की है, जो जूल कोंडे की साइनिंग की है, उनकी वो बेसिस पे वो देख रहे हैं कि हम अपना डिफेंस ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मैं इस पे सिर्फ एक बात से डिसएग्री करूँगा, ये जो सामा ने कहा कि उनका डिफेंस अच्छा था, ये इससे मैं बड़ा स्ट्रांगली डिसएग्री करूँगा, क्योंकि ना उस वक्त अच्छा था और अभी भी मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि अभी भी आई फील लाइक कि वो जो उनका जो डिफेंस जो अभी आई थिंक एक गोल कंसीड किया उन्होंने 6-7 मैचों में, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ऊपर से प्रेस कर रहे होते हैं, अगली टीम को प्रेशर इस तरह डाल रहे होते हैं डिफेंडर्स पे। अगर एंड्रेस क्रिस्टनसन आपका जवाब है तो सवाल पे ही सवाल बनता है। बट बड़ी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, क्योंकि बारसा ने अपना ये भी नहीं कहूँगा कि फ्यूचर गिरवी रखवा लिया, उन्होंने ऐसे कर लिया कि जो उनकी जो फ्यूचर अर्निंग्स थी उसके ऊपर अभी जो है
पैसे खर्च दिए। तो और जो कि यानी कि पंजाबी स्टेज थिएटर का जो अदाकार जो करता है वो उन्होंने 100%। किया। वाह। लेकिन उसमें फिर ये अब फर्क जो है वो ये है कि उन्होंने इस रियलाइज, वो अंग्रेजी मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये क्या कर रहे हैं, ये पैसे नहीं दे पाएंगे, ये फाइनेंशियल फेयर प्ले। आपको एक चीज़ रियलाइज करनी होती है कि अनलाइक द पंजाबी स्टेज थिएटर, उस क्लब की, उस सोसाइटी के अंदर जो वैल्यू है वो उस क्लब को कभी भी वो नीचे नहीं जाने देंगे। वो उनको हुकूमत किसी न किसी टाइम बचा रही है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वो उसकी नॉट जस्ट स्पेन, दुनिया भर में इट इज़ वन ऑफ द 5 बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है उसकी कि वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। यही चीज़ अगर कोई छोटा क्लब कर रहा होता तो फिर आई वुड हैव हैड क्वेश्चन मार्क्स। लेकिन बारसा से मैड्रिड अगर करे, अगर बायर्न करे, इस तरह का क्लब करे, उनकी अब वो जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं बात होती थी टू बिग टू फेल वाली बात, वो उस मकाम पे पहुंच गए हैं। इस सिचुएशन पे आके आपके पास वो फ्रीडम होता है कि आप जो है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो जी कल के पैसे जो है आज लगा दो। और आज लगाने पे इस वजह से भी सेंस बनती है क्योंकि आज इसलिए लगाओगे कि आप रेलेवेंट रहो इस थ्रू आउट टाइम। क्योंकि बेसिकली वो थोड़ा लाडला कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है ना। वो तो खैर छोड़ो। नहीं, मतलब कि मेरे लिए बड़ी खबर है कि सरकारें जो हैं वो फुटबॉल क्लब्स को बेल आउट भी दे सकती हैं। अभी जब कोविड का हुआ है तब कितने फुटबॉल क्लब्स को थ्रू आउट यूरोप जो है उनकी हुकूमतों से पैसे मिले हैं। बिल्कुल। वो तो क्योंकि वो फुटबॉल क्लब जब तक कमा रहा होता है ना तब होता है जी मैं प्राइवेट इदारा हूँ, मैं तो कोई मसला नहीं, सिर्फ जो प्लेयर की सैलरी के टैक्सेस हैं वो जा रहे होते हैं। जब फुटबॉल क्लब मुसीबत में आता है, इस पर मुझे एक मज़े की स्टोरी याद है वो बताता हूँ, बट जब मुसीबत में आता है तो वो हो जाते हैं कि जी हम तो कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम तो ये हैं। तो इस पे क्रेडिट यूनियंस होती हैं, जो क्रेडिट बैंक्स होते हैं वो स्पेन में बड़े पॉपुलर होते हैं। तो वेलेंसिया होता था 2007, अभी भी क्लब है स्पेन के बड़े क्लब्स में से एक है। 2007-8 की बात है, वो फाइनेंशियल इश्यूज से बड़े गुजर रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम नया स्टेडियम बनाएंगे। वो नया स्टेडियम बना रहे, जब आधा वो बना हुआ था तो पैसे उनके मुक गए। तो ना, और पुराना स्टेडियम बेचना था कि उससे एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, उनकी रियल एस्टेट मार्केट बबल फट गया तो मार्केट क्रैश हो गया। यानी गुलाब देवी अंडरपास वाली कहानी है। बिल्कुल। तो वो इस सिचुएशन में आ गए। अब जो उनका बैंक जो था जिनसे उन्होंने लोन लिया था वो प्रेशर डाल रहा है इनके ऊपर। इन्होंने कह दिया कि ये जो बैंक हमारे खिलाफ है, सारे जो फैंस हैं पैसे निकलवा लो बैंक से। बैंक वालों ने हाथ जोड़ दिए कि भाई नहीं करो, लोन जितना लोन लेना लो। तो वो क्लब चलता रहा, अभी भी माशाल्लाह से उसी सोच के साथ वो चलते जा रहे हैं। तो इस तरह करके क्लब जो है अपने हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह। अच्छा, ये मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनल चार्ट्स जो म्यूजिक के होते हैं उनमें तो स्पेनिश गाने जो हैं वो अंग्रेजी से ज़्यादा आते हैं। तो तुम लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करते रहते हो, स्पेनिश की बात ही कोई तो नहीं करते। नहीं, इसमें फ़र्क ये है कि स्पेनिश इसलिए ज़्यादा आ रहे थे कि वो सारी उनकी मार्केट जो है तो लैटिन अमेरिका है। वो अर्जेंटीना, वो कोलंबिया, वो सारा पूरा लैटिन अमेरिका। आई थिंक 40-45 करोड़ उसकी आबादी है, 40 करोड़ के करीब, और 20 करोड़ ब्राज़ीलियन है, बाकी सारे जो अर्जेंटाइन, कोलंबियन, चिलियन, मेक्सिको 10-12 करोड़ है, इस तरह का। तो स्पेन वाला है जो स्पेनिश वो है, वो उसकी वो वैल्यू मतलब दुनिया भर की, फुटबॉल असाइड किसी भी आप फील्ड में उसकी, स्पोर्ट्स असाइड, बल्कि फुटबॉल में मैं नहीं कहूँगा, टेनिस को देख लें आप, F1 को देख लें, स्पोर्ट्स में है उसकी वैल्यू, अदरवाइज नहीं। ये जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो जो सारे सिंगर्स हैं वो स्पेन बेस्ड नहीं होंगे, वो कोई पोर्टोरिको का होगा, कोई कोलंबिया का होगा, इस तरह का, वो सारा लैटिन अमेरिका की गेम है। और जो लैटिन अमेरिका की गेम है उसको सलाम है। हाँ जी, बताओ कुछ स्पेनिश पे ये एटलेटिको और रियल मैड्रिड का मैच था और अच्छा क्लोज मैच था, मैड्रिड जीत गया। और मैड्रिड पे काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स है कि बेंजिमा इंजर्ड है तो उस पर रिलाय करते हैं, वही गोल करता रहा है। लेकिन मैड्रिड ने उस बात को गलत साबित किया है और उनके जो स्ट्राइकर्स हैं रॉड्रिगो और वेलवार्डे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और उन्होंने गोल स्कोर किए हैं। और जो उनका फ्रेंच यंग मिडफील्डर है चुमानी, उसने भी काफ़ी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है। और लाइक वो कई लोग कह रहे थे कि कैसेमीरो के जाने के बाद जो है वो एक वॉइड आ जाएगा और मॉड्रिच भी बूढ़ा हो गया, क्रूस भी बूढ़ा हो गया, लेकिन ही इज़ प्रूविंग अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन, एक सवाल आया है यूट्यूब पे तुम्हारे लिए, और वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई साउथ एशियन NBA में जाना चाह रहा हो तो उसका क्या तरीका है? यार एक तो मतलब हम डायरेक्ट छाल भी तो मारते हैं ना कि मैंने ब्याह करना तो मिस यूनिवर्स के नाल करते हैं, मतलब तरीकों से जाते हैं। आई थिंक आज से 5-6 साल पहले तो 15-16 के ड्राफ्ट में होगा, सतनाम सिंह था एक पंजाबी
जो डैलस मैवरिक्स ने सेकंड राउंड में उठाया था, 3-4 मैच खेला था, नहीं खेला था, एंड में वो रेसलर बन गए। तो खैर वो तो चलता रहता है, बट आपने अगर आपको वाकई में आपका पोटेंशियल, और पोटेंशियल से मुराद आपकी हाइट है, तो फिर आपका पर्पस NBA जाना नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए, अगर आपकी यंग इनफ एज है तो हाई स्कूल, अमेरिका में जो बास्केटबॉल है, किसी हाई स्कूल में आप स्कॉलरशिप लेके वहाँ पे एडमिशन करो। ये काफ़ी ज़्यादा, आप जोएल एम्बिड को देखें, कैमरून के वो प्लेयर हैं, कैमरून से वो आई थिंक वर्जीनिया या फ्लोरिडा वो गए थे, उधर हाई स्कूल में खेले, हाई स्कूल के बाद वो कैंसस में कॉलेज खेले और वहाँ से फिर NBA में गए। इसी तरह अफ्रीका के काफ़ी, मतलब कैमरून में, नाइजीरिया में, आइवरी कोस्ट में, इन इलाकों में वो NBA अफ्रीका उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू उन्होंने शुरू किया हुआ है बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स के अंडर के। वहाँ से आप जाके बेसिकली आप हाई स्कूल में जाओ, हाई स्कूल से कॉलेज में जाओ, क्योंकि 99% से ज़्यादा जो कॉलेज प्लेयर्स होते हैं वो तो NBA में नहीं जाते, लेकिन आपको स्कॉलरशिप के ऊपर अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी में डिग्री मिल रही है। तो ये वाली चीज़ जो है, इसको आपको इन जनरल भी और पाकिस्तान में अगर हाइट है वो ठीक है, वो वाली बात, वो आई थिंक सतम सिंह वाली जो स्टोरी है वो आप थोड़ा उसको पढ़ सकते हैं कि वो इधर लुधियाना में बास्केटबॉल एकेडमी में थे, 14-15 साल का था, 6.5 फुट का हो गया हुआ था। तो उधर से फिर मतलब लोगों ने टारगेट कर लिया, बातचीत होती है, वो हाई स्कूल खेलने गया, हाई स्कूल के बाद कॉलेज खेला, कॉलेज के बाद NBA तक पहुंचा, नहीं खेल पाए, लेकिन ज़िंदगी उसकी सेट हो गई है, वो किया जा सकता है। दूसरा ये, अगर आपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए बेसबॉल का है, कि अगर जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली बात होती है, अगर आप बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, थ्रोइंग मोशन वगैरह जो होता है, वो सब चीज़ें आपकी नेचुरल हैं। आपको अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ पे वाकई में फोकस करना है, अगर कोई हुकूमत ने तो करना नहीं है, हुकूमत तो मतलब कोई उम्मीद ही लाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी ने कोई प्राइवेट लेवल पे वो चीज़ करनी है तो वो जिस चीज़ पे फोकस करते थे वो प्रॉब्ली बेसबॉल के ऊपर कर सकते हैं। कि पाकिस्तान में आपकी आजकल मैं 1-2 लड़कों से बात कर रहे थे नेशनल T20 के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि बातचीत हो रही थी, मैंने परफॉर्मेंस वगैरह इस सब चीज़ों के ऊपर, तो मुझे बता रहे कि वो तो सब ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात कहते हैं अभी तक तो नहीं आया। तो मैं कहता नेशनल T20 तो हो गया 10-12 मैच, कहते हाँ वो डेलियों पे खेला, मगर कितनी डेली, कहते 2500 रुपये डेली। तो जिस मुल्क में क्रिकेट जो आपकी जो वाहिद मेन स्पोर्ट है उसका ये हाल है, वहाँ पे अगर आपको, और ये हर लड़का क्रिकेट बचपन में खेलता आ रहा है, उसके पास मौका है, तो किसी को अगर यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तान के, हमारे को क्या, तुम क्या फ्रेज यूज़ करते हो, हमारे जो बाहर वाले भाई हैं, उनको अगर करना है तो बजाय इसके कि वो 1.5-2 मिलियन डॉलर दे के फ्लाई इन करा के 2 मैच करा लें, वो पैसा अगर इस तरह की किसी चीज़ के ऊपर वो खर्च ले तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप डोमिनिकन रिपब्लिक में स्पेशली जाके देखें, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है कि वो एक जजीरा है, कोई कितना 25-30 लाख बंदे का, जिसमें सिर्फ ये है कि भाई हमने बेसबॉल प्लेयर बनना है क्योंकि अमेरिका में सेट हो जाएगा उसके बाद। तो आपके पास तो आपके तो ज़िले इससे 4-4 गुना बड़े होते हैं, तो आपके पास पॉपुलेशन है, पोटेंशियल है। बास्केटबॉल में तो अगर कोई है 6.5-7 फुट का तो ठीक है, फिर उसको डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी एक्चुअल में किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है तो वो बेसबॉल के ऊपर करें। इसमें एक तो ये है कि सॉरी मैं फ्रेम से आउट भी हो जाऊँ तो कोई बात नहीं, आए वाह ये इसी मौके के लिए रखा हुआ था। और दूसरा ये है कि मैंने बेसबॉल का हिसाब लगाया है, अगर बेसबॉल का बल्ला हमारे वाला हो ना तो भाई बड़ा मारे। वो उनका बल्ला बहुत पतला है और वो हाथों में इतना जोर का लगता है वो, लेकिन वही बात है, अगर एंड में बात तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की है ना, वो आपको टाइम लगेगा, 6 महीने साल लगेंगे, बट अगर आप पाकिस्तान में कोई एकेडमी बनाओ कि जी जो क्रिकेट खेलते हैं लड़के या किसी का फ्यूचर है, और आप डिफरेंट चीज़ें टारगेट करते हो, हाइट के हिसाब से, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से आप वो टारगेट करो। और ये नहीं है कि आपने फिर MLB ही खेलना जाके बेसबॉल, आप वहाँ पे कॉलेज, आपका फोकस NBA भी नहीं होना चाहिए, आपका फोकस कॉलेज होना चाहिए। कॉलेज में हज़ारों, 10 हज़ारों के हिसाब से, डिवीज़न 1, डिवीज़न 2, डिवीज़न 3 के हिसाब से हो रहा होता है, आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। वो अभी एक है पास्कल सियाकम है, टोरंटो की तरफ से खेलता है, वो तो क्या ही न्यू मैक्सिको स्टेट जाके वो खेला था। न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी का आज तक उसके पूरे मुल्क में किसी ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उसकी डिग्री बन गई, खैर बाद में वो NBA तक चला गया। लेकिन हर जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, हर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसका की बेसबॉल टीम भी होती है, बास्केटबॉल टीम भी होती है, फुटबॉल टीमें कम की होती हैं, बेसबॉल बास्केटबॉल हर जगह होती है, आपकी डिग्रियां लग जाएंगी। नहीं, और वैसे भी अगर सिर्फ PR ही मिल जाए तो बंदा आगे ऊबर चला लेता है।
नहीं, और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए लाइक क्या हमारी सोसाइटी में एक ये भी प्रॉब्लम है लाइक स्पोर्ट्स का भी, क्रिकेट जो मेन स्पोर्ट है उसका, कि अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो कुछ नहीं, लाइक वो भी एक रीज़न है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट उस तरह यहाँ पे डेवलप नहीं हो, कि अगर आप डोमेस्टिक भी खेल लेते हैं या अपने लोकल कॉलेज या उस लेवल पे भी, और उससे आप अच्छा प्रोफेशन बना सकते हैं, तो इट्स ओके फाइन, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता नहीं, है। पाकिस्तान खेलने से मुझे इमीडिएटली याद आया कि अब्दुल रहमान हैं, मुल्तान सुल्तान्स के असिस्टेंट कोच हैं, पहले पेशावर पैंथर्स के कोच हुआ करते थे, उस वक्त में बैक टू बैक नेशनल T20 टाइटल जीते थे। अभी वो खैबर पख्तूनख्वा के कोच हैं, पिछले साल कायजम ट्रॉफी भी जीते और नेशनल T20 भी जीते। वो आई थिंक 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए, बेसबॉल खेले हुए अलबत्ता। तो अगर आप बेसबॉल खेल के भी आपकी मतलब कि, क्योंकि आपका दिमाग ही खुलने की बात है ना, और क्रिकेट की तो आपको समझ बूझ है, तो आपका कल को क्रिकेट में भी फ्यूचर बन सकता है अगर वीज़ा नहीं लगता बाहर का। और इसमें मैं आपको बता दूं कि साहिर लोधी 107.2 पे मेरे ख्याल में शो करते थे, तो मैंने खुद सुना हुआ है, उन्होंने कहा मैं प्रो NFL खेला हूँ। यार असल में अमेरिका में भी और फुटबॉल जो यूरोपियन फुटबॉल है, दोनों में मसला ये है कि आपका ना बेसबॉल का आपको 1902 का भी अगर आपको चाहिए ना, इस मैच का स्कोर कार्ड क्या था, मतलब 1933 के बाद 1935 का अगर आपको चाहिए ना, इस मैच में स्कोर कार्ड क्या था, किसने पिचिंग की किसने किया, आपको मिल जाता है। तो इस वजह से जो फड़ियाँ मारनी होती हैं ना यहाँ पे, वो आप इंटरनेट के ज़माने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगला जो है ना वो ये है कि MC वर्सेस MU और आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम इस वीकेंड है, इस वीकेंड है। चलो तो कल लगाओ मुसलमानों। एक तो अल्लाह भला करे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, टेन हाग ने बोल्ड डिसीजन लिए आजकल, मुश्किल फैसले। हाँ मुश्किल फैसले लिए, ये साल तो मुश्किल फैसलों का ही है, तो उसने ये मुश्किल, उनके मिफ्ता हैं। ये उनके मिफ्त हैं, लेकिन नहीं ये कामयाब हो गए हैं। ये और इनको पैसे भी मिल रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बोल्ड डिसीजन लिए और वो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जिस मशीन के साथ मुकाबला है उससे अल्लाह ही बचाए। वो तो मतलब अब तो डर ही लगता है कि बिल्कुल, हालैंड से भी और सिटी से भी। तो आर्सेनल टॉटनहम विल बी फन। यस, मैन सी तो मेरे ख्याल से जीत जाएगी। ठीक है, मैन यू ने इम्प्रूव किया है, पर दे विल बी वेरी फेवरेट्स। आर्सेनल टॉटनहम का टू क्लोज टू ऑल, वो मज़ेदार मैच हो। अगर कोई एक मैच, आई नो यूनाइटेड सिटी की ज़्यादा हाइप हो गई है, लेकिन अगर एक कोई मैच मज़ेदार होगा इस वीकेंड, वो टॉटनहम आर्सेनल होगा। मसले भी होंगे, कॉन्टे ने भी अपना एक्स डालने दरमियान में, और मतलब आर्सेनल इस वक्त बेहतर खेल रही है, ऑलमोस्ट टाइटल के लिए कर रही है, यंग टीम है, बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन वो जो दूसरी तरफ का मैनेजर है ना, उसकी मैं इतनी देर से रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो हर सिचुएशन में ना वो ही फाइंड्स अ वे आउट, नॉट फाइंड्स अ वे, वो पसूड़ी डाल देगा उसके अंदर, कोई ना, वो प्रॉपर फुप्पू है वो। अच्छा, आखिर में जाते जाते सैफ चैंपियनशिप जो है वो बांग्लादेश जीत गई है। उनकी लड़कियां निकर पहन के खेल रही थी कि पूरे लेगिंग्स पहनी थी? वो निकल पहन के खेल रही थी, और लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 50th एनिवर्सरी भी है इस साल सिंस ईस्ट पाकिस्तान, बोल दो आजादी की। नहीं चुके जाते सिंस ईस्ट पाकिस्तान गॉट डिसमेंबर्ड, तो उस लिहाज से उसने ढूंढा लफ्ज़। वाह। सो उस लिहाज से जो है वो बहुत अचीवमेंट है उनकी। इसका स्कॉलरशिप लगेगा NDU में। उसके यानी अचीवमेंट है कि उन्होंने जीता है, और स्पेशली इसमें उनका जो क्लब उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है वुमेन फुटबॉल में, उसका काफ़ी रोल है। बिकॉज उनकी जो फर्स्ट 13 प्लेयर्स हैं आउट ऑफ द 16 का जो स्क्वाड है, दे प्ले फॉर द सेम क्लब। इसी रीज़न की वजह से उनकी जो वो कोऑर्डिनेशन और आपस का जो प्ले है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि बांग्लादेश वाले पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच के बाद में काफ़ी लोगों से कह रहे थे कि जी इनसे 6-0 से हार गए, इंडिया से 3-0 से हारे थे, और ये वो बातें। तो वो लाइक उन्होंने एक्चुअली उस पर काम किया है, और इसकी वजह से उनको फिर अब रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। सो प्रॉब्ली हम भी उनसे कुछ थोड़ा सीखते हैं। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि बांग्लादेश वाले अपनी इकॉनमी में भी, अपनी स्पोर्ट्स में भी, वो ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें चलाते रहते हैं, और फिर 8-10 साल गुजरते हैं और हमें हराना शुरू कर देते हैं। कहते हैं उन बंगालियों तो आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अगला काम करेगा तो हारेंगे ना।
ले जी, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपने देख रहे होंगे नीचे सारे लिंक्स चल रहे हैं, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से आप मुझे पैसे पहुंचा सकते हैं। आपने ये करना है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉक शोज की दुनिया में भी बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाएगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।